नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तान के हाथों से निकल गया खैबर पख्तूनख्वा, सेना पर भारी पड़ रहे हैं तालिबानी आतंकी। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि 45 मिनट चली मुठभेड़ में जैश के 4 आतंकी ढेर 26 जनवरी पर करने वाले थे कोई बड़ा कांड। जम्मू में ये बड़ा एनकाउंटर हुआ है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि अटारी वाघा बॉर्डर पर लहराएगा देश का सबसे ऊंचा तिरंगा, पाकिस्तान के झंडे से 18 फीट ज्यादा होगी ऊंचाई। इसी के साथ चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि प्रहार मिसाइल चीन से निपटने के लिए भारत बना रहा है रॉकेट फोर्स। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि चीन से लड़ने के लिए हर साल 1 लाख नए फाइटर्स तैयार करेगा ये देश। सभी नागरिकों को लेनी होगी मिलिट्री ट्रेनिंग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के हाथों से निकलता दिख रहा है खैबर पख्तूनख्वा, सेना पर भारी पड़ रहे हैं आतंकी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान का एक राज्य उसके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान इन दिनों चुनाव की वजह से अपनी सीमाओं पर सुरक्षा मुद्दों को अनदेखा कर रहा है और इसके कारण अफगानिस्तान से सटे पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके में आए दिन हमले हो रहे हैं। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे ने कई अन्य आतंकी समूहों को पाकिस्तान में अपने आतंकवादी अभियान का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित कर दिया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान आतंकी समूह ने 28 नवंबर को इस्लामाबाद के साथ शांति वार्ता पूरी तरह से खत्म कर दी और इसके बाद से ही पाकिस्तानी सैनिकों को खैबर पख्तूनख्वा में लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 45 मिनट तक चली जम्मू कश्मीर में मुठभेड़, जैश के 4 आतंकी कर दिए गए ढेर और 26 जनवरी पर ये करने वाले थे कोई बड़ा कांड। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों का सफाया करने के क्रम में बुधवार तड़के सुरक्षा बलों ने 4 और आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि अपुष्ट सूत्र ये संख्या इससे कहीं ज्यादा बता रहे हैं। इन एनकाउंटर की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और घने कोहरे के बावजूद आतंकवादी हिंदुस्तानी जवानों की निगाहों से बच नहीं पाए। यह एनकाउंटर जम्मू के सिद्रा इलाके में हुआ। एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह ने बताया कि इलाके में इन आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद घेराबंदी की गई थी और आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग होने पर बाईपास रोड को बंद कर दिया गया था। हालांकि पुलिस ने अभी तक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने एक ट्रक को चेकिंग के लिए रोका। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार ये आतंकी 26 जनवरी को कोई बड़ा हमला करने की योजना लेकर कश्मीर में आ रहे थे और इधर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। तो दोस्तों, आपको हमने बताया कि क्या बड़ा एक्शन लिया है देश की सेना ने। जम्मू में बड़ा एनकाउंटर किया है और 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अटारी वाघा बॉर्डर पर लहराएगा देश का सबसे ऊंचा तिरंगा, पाकिस्तान के झंडे से 18 फीट ज्यादा होगी इसकी हाइट। जी हां दोस्तों, अटारी बॉर्डर घूमने वाले लोगों का रोमांच दोगुना होने वाला है और यहाँ पर देश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराने की कवायद तेज हो रही है। नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मंजूरी मिलने के बाद तिरंगे की लंबाई को 360 फीट से बढ़ाकर 418 फीट किया जा रहा है और जल्द ही ये काम पूरा हो जाएगा। वर्तमान समय में अटारी बॉर्डर पर लहराने वाले भारत के तिरंगे झंडे की ऊंचाई 360 फीट है, जिसे 2017 में वहां स्थापित किया गया था, जबकि वाघा चेक पोस्ट के सामने लगे पाकिस्तान के झंडे की ऊंचाई 400 फीट है। यानी वर्तमान समय में इंडिया के झंडे से पाकिस्तान का झंडा ऊंचा है। हालांकि जल्द ही तिरंगे की ऊंचाई को 360 फीट से बढ़ाकर 418 फीट कर दिया जाएगा और इसके बाद पाकिस्तान का झंडा तिरंगे से छोटा हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ज्वाइंट चेक पोस्ट अटारी पर देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराने की तैयारी अब शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि आने वाले गणतंत्र दिवस पर यह गगनचुंबी ध्वज फहराया जाएगा और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि तिरंगे की ऊंचाई बढ़ने के बाद पाकिस्तान भी अपने राष्ट्रीय ध्वज की ऊंचाई को बढ़ा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रहार मिसाइल चीन से निपटने के लिए भारत बना रहा है रॉकेट फोर्स। यहाँ दोस्तों, जिस प्रकार से चीन में रॉकेट फोर्स है उसी प्रकार से अब भारत में भी रॉकेट फोर्स होगा और इसको लेकर अब चीन की नींद उड़नी शुरू हो चुकी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन से लड़ने के लिए हर साल 1 लाख नए फाइटर्स तैयार कर रहा है ये देश। सभी नागरिकों को लेनी होगी मिलिट्री ट्रेनिंग। जी हां दोस्तों, चीन की विस्तारवादी नीति किसी से छिपी नहीं है और यही वजह है कि चीन का भारत समेत 17 देशों के साथ सीमा को लेकर विवाद चल रहा है और इन देशों में एक ताइवान भी है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और लगातार उस पर कब्जा करने की कोशिश में है और यही वजह है कि दोनों देशों के बीच विवाद चरम पर है। यहाँ तक कि चीन ने रविवार को ताइवान की समुद्री सीमा पर 47 एयरक्राफ्ट भेज दिए और इसके बाद ताइवान ने चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए अब अपनी सैन्य क्षमताओं को और बढ़ाने का फैसला किया है। इसी क्रम में ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया और इसके तहत अब ताइवान में हर नागरिक के लिए 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेना
अनिवार्य हो गया है और ये 2024 से लागू होगा। और अभी तक ताइवान में हर नागरिक को 4 महीने की मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी होती थी। और साई इंग-वेन ने कहा है कि जिस तरह से हालात पैदा हो रहे हैं उसके हिसाब से ताइवान की रक्षा के लिए 4 महीने की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं है। हालांकि उन्होंने इसे कठिन और जरूरी फैसला बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दुनिया भर में कोरोना की नई लहर को लेकर बढ़ गई चिंता और इसी बीच जर्मन वैज्ञानिक ने कर दिया चौंकाने वाला दावा। जी हां दोस्तों, चीन में कोरोना अपना विकराल रूप ले चुका है और लाखों केस रोजाना आ रहे हैं। हॉस्पिटल्स में मरीजों के लिए जगह नहीं है, दवाइयों की कमी हो चुकी है और चारों ओर तबाही मच रही है। चीन के बाद अब दूसरे देशों को भी चिंता सताने लगी है कि उनके यहाँ चीन जैसी स्थिति पैदा ना हो जाए और इसके लिए सभी देशों ने उचित प्रबंध कर लिए हैं और दिशा निर्देश लागू कर दिए हैं। भारत की बात करें तो यहाँ भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और वेरिएंट BF.7 भी पहले ही देश में दस्तक दे चुका है। हालांकि दुनिया भर में मचे हाहाकार के बीच जर्मन वायरोलॉजिस्ट क्रिश्चियन डॉस्टन ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि कोरोना महामारी अब खत्म होने वाली है। दोस्तों कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लेह लद्दाख और कश्मीर की सुरक्षा को लेकर अलर्ट। अमित शाह ने बुलाई बड़ी बैठक, IB रॉ चीफ भी होंगे इसमें शामिल। जी दोस्तों, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शाम क्रमशः 3 और 4 बजे एक अहम बैठक बुलाई है। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है और ये बैठक में CRPF, BSF, जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे और इसके अलावा खुफिया एजेंसी IB और रॉ के प्रमुख भी इसमें शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जम्मू के सिधरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच बुधवार को हुई मुठभेड़ के बाद ये अहम बैठक बुलाई गई है। अमित शाह की इस बैठक में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों, ड्रोन गतिविधि, टारगेट किलिंग और कश्मीरी पंडितों पर हमले के मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। बता दें कि जम्मू शहर के साथ सटे सिद्दड़ा इलाके में बुधवार तड़के सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए हैं। चारों आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और हथियार भी मिले हैं। मौके पर पुलिस, CRPF और सेना की टीमें मौजूद हैं और अभी संबंधित क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तर भारत में पड़ेगी प्रचंड ठंड, छाया रहेगा घना कोहरा। जी दोस्तों, प्रचंड ठंड की चपेट में आए उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों का तापमान शिमला से भी कम दर्ज हो रहा है। इसके चलते जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ सहित अनेक इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 2 दिनों में राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति बन सकती है। वहीं दोस्तों, मौसम विभाग ने अपने बुलेटिन में कहा कि हल्की हवा के हावी होने और निचले क्षोभ मंडल स्तरों में उच्च नमी के कारण अगले 24 घंटे के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों और उत्तर राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार नए साल की पूर्व संध्या और नए साल के मौके पर भी उत्तर भारत में प्रचंड ठंड रहेगी और घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं बिहार में पछुआ हवा बहने की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के इलाके में 3 से 7 डिग्री के बीच में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। दिल्ली में जहां मंगलवार को 3 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिरा, वहीं राजस्थान के चूरू में 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया और अभी भी कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि हड्डी गलाने वाली ठंड दस्तक दे चुकी है और ये प्रचंड ठंड अभी जारी रहेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मां को मुखाग्नि दी, अंतिम सफर में पार्थिव देह के साथ सब वाहन में ही बैठे रहे प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन शुक्रवार सुबह 9:26 पर पंचतत्व में विलीन हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुखाग्नि दी और अंतिम सफर के दौरान वो मां की पार्थिव देह कंधे पर लेकर गांधीनगर स्थित घर से निकले। यात्रा के दौरान वो सब वाहन में ही पार्थिव देह के करीब बैठे रहे। हीराबा मोदी का शुक्रवार तड़के 3:30 पर UN मेहता अस्पताल में निधन हो गया। वो 100 साल की थी और मंगलवार देर रात सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें कफ की शिकायत भी थी। मोदी ने खुद ही निधन की जानकारी ट्विटर के जरिए दी है और इसके बाद सुबह 7:45 पर अहमदाबाद पहुंचे वो और यहां से वो सीधे गांधीनगर के रासायन गांव में भाई पंकज मोदी के घर गए और पार्थिव देह यहीं रखी गई थी। मोदी के पहुंचते ही अंतिम यात्रा शुरू हुई। सेक्टर 30 स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गेम चेंजर कहे जाने वाले CPEC प्रोजेक्ट पर चीन पाकिस्तान उलझे, चीनी राजदूत ने की सवालों की बौछार। जी हाँ दोस्तों, चीन इन दिनों कोरोना वायरस
वायरस के संक्रमण से स्वास्थ्य और आर्थिक स्तर पर भारी चुनौतियों का सामना कर रहा है। वहीं पाकिस्तान सियासी उथल-पुथल और अस्थिरता के बीच भारी आर्थिक संकट झेल रहा है और इस वजह से दोनों ही देशों के बीच रिश्तों में झुंझलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। चीन ने पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर कहे जाने वाले अरबों डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे प्रोजेक्ट के भविष्य को लेकर अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और इस प्रोजेक्ट की गति से चीन खुश नहीं है। इस्लामाबाद में बीजिंग के राजदूत ने हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के एक शीर्ष सहयोगी के साथ बैठक में स्वीकार किया है कि पाकिस्तान में सीपेक प्रोजेक्ट में लगी चीनी कंपनियां धीमी गति से काम कर रही हैं। कराची स्थित बिजनेस रिकॉर्डर की रिपोर्ट के अनुसार चीनी राजदूत ने चीनी कंपनियों के प्रति देश के बिजली नियामक कंपनियों के गलत और असहयोगी व्यवहार का हवाला दिया और कहा कि ये कंपनियां स्वतंत्र बिजली संयंत्रों को भुगतान करने में देरी और बढ़ती विनिमय दर को कम कर रही हैं और इस वजह से सारे प्रोजेक्ट धीमी हो गए हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में सैनिकों व आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 5 की मौत, सेना का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुई मुठभेड़ में 3 सैनिकों और 2 आतंकवादियों सहित 5 लोग मारे गए। सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने गुरुवार को बयान में कहा कि कुर्रम कबायली जिले में भीषण गोलीबारी हुई और सेना ने मारे गए आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के हवाले से बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में आतंकवादियों को खत्म करने के लिए क्षेत्र की सफाई की जा रही है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना आतंकवाद के खतरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और हमारे बहादुर सैनिकों के ऐसे बलिदान हमारे संकल्प को और मजबूत करते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इमरान के सांसदों का सामूहिक इस्तीफा नामंजूर, स्पीकर बोले एक एक कर दे हाथ से लिखा त्याग पत्र। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सदस्यों के सामूहिक इस्तीफे खारिज कर दिए हैं। स्पीकर ने अपना रुख दोहराया है कि प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से हस्तलिखित इस्तीफा सौंपना होगा। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के नियमों के अनुसार सत्यापन के लिए हाथ से लिखा इस्तीफा ही मंजूर किया जा सकता है। द न्यूज इंटरनेशनल के अनुसार अशरफ ने गुरुवार को पीटीआई के एक प्रतिनिधिमंडल से कहा है कि संविधान के अनुसार व्यक्तिगत रूप से इस्तीफा पूरा मंजूर किया जा सकता है, सामूहिक नहीं। गुरुवार को पाक संसद भवन में नेशनल असेंबली के पूर्व अध्यक्ष असद कैसर के नेतृत्व में पीटीआई के प्रतिनिधिमंडल ने स्पीकर राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की थी और इसमें अशरफ ने कहा है कि पीटीआई के सांसद इस्तीफे केवल संविधान और नेशनल असेंबली के कामकाज के नियमों व प्रक्रियाओं के अनुसार ही स्वीकार किए जाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंगाल के कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े ममता बनर्जी बोली आपकी माँ हमारी माँ, थोड़ा आराम कीजिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबा का अंतिम संस्कार करने के तुरंत बाद काम पर लौट आए हैं। सुबह 9:40 पर अहमदाबाद में उन्होंने मां को मुखाग्नि दी थी और इसके बाद वह अहमदाबाद से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल में आयोजित कार्यक्रम में जुड़े। उन्होंने हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। कार्यक्रम में शामिल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी की मां के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि ये दिन आपके लिए तकलीफ भरा है। आपकी मां यानी कि हमारी भी मां, ईश्वर आपको शांति दे कि आप अपना काम जारी रख सकें। मेरा अनुरोध है कि आप कुछ समय आराम भी करें। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की पुण्य धरती को नमन, निजी कारणों से आपके बीच नहीं बंगाल नहीं आ पाया और इसी के साथ क्षमा मांगता हूं। रेलवे और मेट्रो प्रोजेक्ट्स के साथ कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है। वंदे भारत ट्रेन के लिए आप सबको बधाई। कुछ देर बाद गंगा जी की स्वच्छता और पीने के पानी से जुड़ी परियोजनाएं पश्चिम बंगाल को सौंपने का अवसर मिला। कार्यक्रम में शामिल हुई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपके आभारी हूं कि आपको यहां आना था, लेकिन आपकी माताजी के निधन के चलते आप यहां नहीं आ पाए। फिर भी आप वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम से जुड़े। पश्चिम बंगाल के सभी लोगों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने वंदे भारत ट्रेन यहां लॉन्च की है। मोदी ने बंगाल में शुक्रवार को 7,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की और इनमें कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन के जोका तारातला फेज का उद्घाटन और राज्य के 4 रेल प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फाइटर जेट से ब्रह्मोस के नए अवतार की सफल टेस्टिंग, घातक स्पीड से किया टारगेट का खात्मा। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस एक्सटेंडेड एयर वर्जन का सुखोई 30 MKI से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये मिसाइल एंटीशिप वेरिएंट थी, यानी सुखोई से इस मिसाइल को दागकर दुश्मन के जंगी जहाजों को डुबाया जा सकता था। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने टारगेट शिप को ध्वस्त कर दिया और इस मिसाइल की रेंज 400
किलोमीटर है। इसी के साथ इस टेस्टिंग के साथ ही भारतीय वायुसेना ने सुखोई फाइटर जेट से जमीन या समुद्र में लंबी दूरी के टारगेट्स पर निशान लगाने की मारक क्षमता हासिल की है। प्रशासनिक स्ट्राइक करने की क्षमता बढ़ गई है और प्रशिक्षण में भारतीय वायुसेना के साथ BAPL और HAL शामिल थे। ब्रह्मोस के इस वर्जन से सुखोई की मारक क्षमता बढ़ गई है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत के साथ डिफेंस डील करेगा साइप्रस, जयशंकर बनेंगे गवाह, पाकिस्तानी दोस्त तुर्की को करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भूमध्य सागर में तुर्की की दादागिरी से परेशान साइप्रस भारत के साथ रक्षा समेत कई डील करके कड़ा संदेश देने जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर गुरुवार को साइप्रस की यात्रा पर पहुंच रहे हैं, जहां रक्षा के साथ आव्रजन को लेकर कई समझौतों पर हस्ताक्षर होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि साइप्रस तुर्की की दुखती रग है और भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर और भारत को लेकर जहर उगलने वाले तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन को करारा जवाब देंगे। साइप्रस और तुर्की के बीच भूमध्य सागर की प्राकृतिक संपदा और क्षेत्र को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है। माना जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत के दौरान तुर्की के साथ विवाद पर बातचीत हो सकती है। स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक जयशंकर और साइप्रस के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग पर खासतौर पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीनी महिला जासूस से खतरे के मद्देनजर बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की सुरक्षा बढ़ाई गई। जी हाँ दोस्तों, खुफिया सूचनाएं मिलने के बाद एक चीनी महिला जासूस से खतरे के मद्देनजर बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस चीनी महिला को सुरक्षा एजेंसियां बिहार के गया में तलाश कर रही है और इस महिला का स्केच भी जारी कर लिया गया है। बिहार के गया में SSP हरप्रीत कौर ने बताया कि दलाई लामा का दौरा यहां चल रहा है और महाबोधि मंदिर की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रही है। चीन की एक संदिग्ध महिला के बारे में जानकारी मिली है। स्केच बनवाकर मामले की जांच करवाई जा रही है। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा 3 दिनों के अपने बिहार के दौरे पर हैं और वो गया में धार्मिक उपदेश दे रहे हैं। SSP ने बताया कि होटल, मोनेस्ट्री सहित कई स्थानों में जांच की जा रही है और उन्होंने बताया कि अभी प्रारंभिक जानकारी है और महिला को लेकर वेरीफाई किया जा रहा है और अभी बहुत पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दलाई लामा की जासूसी मामले में चीनी महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और बौद्ध भिक्षु के वेश में थी ये महिला। जी हाँ दोस्तों, बोध गया के कालचक्र मैदान के पास से गुरुवार की शाम पुलिस ने एक चीनी महिला मिस सोंग सियालियोन को हिरासत में ले लिया है और महिला बौद्ध भिक्षु के वेश में थी और बताया जा रहा है कि वो साल 2020 से ही बोध गया में है और बीच में वो नेपाल भी गई थी और वो चीन में वॉलंटियर के रूप में काम करती थी। पकड़े जाने के बाद बोध गया थाने में उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोरोना संकट के बीच केंद्र का बड़ा कदम, 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR को कर दिया गया है जरूरी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस के केस फिर से तेजी से पकड़ रहे हैं और चीन में हालात सबसे ज्यादा खराब है। विशेषज्ञों को दावा है कि न्यू ईयर पर वहां हालात और भी बिगड़ेंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि 1 जनवरी से अब 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। उन्हें यात्रा करने से पहले अपनी नेगेटिव रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। सरकार ने जिन देशों के यात्रियों के लिए RT-PCR अनिवार्य किया है उनमें चीन, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल है। दरअसल इंटरनेशनल ट्रैवल को लेकर जारी गाइडलाइन पर भ्रम की स्थिति के कारण एयर सुविधा लागू की गई है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि 24 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाली यात्रियों में से 2% का रैंडम कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाया जा रहा है और इसके अलावा एयरपोर्ट पर प्रवेश करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्क्रीनिंग के दौरान अगर लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रवासी वोटर्स के लिए खास सुविधा, अब घर से दूर रहकर भी कर सकेंगे मतदान। चुनाव आयोग ने बनाई रिमोट EVM। जी हाँ दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से बृहस्पतिवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए कहा है कि उसने घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक शुरुआती मॉडल तैयार किया है और इसके प्रदर्शन के लिए राजनीतिक दलों को 16 जनवरी को आमंत्रित किया गया है। आयोग की ये पहल अगर कामयाब रहती है तो प्रवासी मतदाताओं को मतदान के लिए अपने गृह राज्य नगर जाने की जरूरत नहीं होगी और वो जहां हैं वहीं से मतदान कर सकेंगे। आयोग की ओर से जारी बयान के अनुसार विभिन्न हितधारकों की प्रतिक्रिया और शुरुआती मॉडल की सफलता के आधार पर निर्वाचन आयोग रिमोट वोटिंग को लागू करने की प्रक्रिया को उचित रूप से आगे बढ़ाएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गडकरी का ऐलान, 2 साल में वाहन उद्योग का आकार दोगुना कर 15 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचाने का है लक्ष्य। जी दोस्तों, भारत को ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए वैश्विक हब बनाने के अपने प्रयासों में केंद्र ने अगले 2 वर्षों में इस क्षेत्र की बढ़ोतरी को दोगुना करने में मदद करने के लिए एक महत्वाकांक्षी
महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार 2024 के आखिरी तक ऑटो उद्योग को 15 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य बना रही है, जिससे यह ऑटो क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष देशों में से एक बन जाएगा। नितिन गडकरी ने पहले कई बार कहा था कि उनका लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र को दुनिया में नंबर 1 बनाना है। गडकरी ने यह भी कहा है कि उनका मंत्रालय अगले साल 5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम करेगा और इसमें 2 लाख करोड़ रुपए सरकार से और शेष पूंजी बाजार से जुटाई जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस को जोरदार झटका, एक साथ 52 नेताओं ने दे दिया है इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की जमीनी स्तर पर राजनीतिक सिंचाई करने के लिए राहुल गांधी खूब हल चला रहे हैं, लेकिन पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी भयानक सूखे में बर्बाद हुई फसल की तरह साथ छोड़ते जा रहे हैं। यूं तो कांग्रेस ने लोकतांत्रिक तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी पार्टी का मुखिया नियुक्त किया है, लेकिन खड़गे के आने से कांग्रेस में ना तो कोई बदलाव दिख रहा है और ना ही पार्टी को कोई बूस्टर डोज अभी तक मिली है।